नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी बाय केडी। मेरा नाम है कुलदीप आनंद और आज के इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डिमांड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सबसे पहले 1934 एम एन रॉय जी के द्वारा रखी गई थी। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी कि फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना बनेगा और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्टेड किया जाएगा अडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा। अब ये जब डिमांड लगातार बढ़ने लगी तो इसके बाद में एक अगस्त ऑफर आता है ब्रिटेन के द्वारा। अगस्त ऑफर 1940। द अगस्त ऑफर was a British government proposal in अगस्त 1940 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंतर्गत अगस्त ऑफर आता है। इट सजेस्ट एक्सपेंडिंग इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये अगस्त ऑफर रख रहा था। द ऑफर प्रोमिस द पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर डोमिनेंट स्टेटस एंड सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी फ्यूचर में डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा इंडिया को और सेल्फ गवर्नमेंट होगी इंडिया के अंतर्गत। इंडियन लीडर्स नोटेबली द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द ऑफर डिमांडिंग इमीडिएट एंड अनकंडीशनल इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमें इमीडिएट और अनकंडीशनल इंडिपेंडेंस चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए। आफ्टर अगस्त ऑफर रिजेक्ट, ब्रिटेन के द्वारा एक और ऑफर दिया गया जिसको हम क्रिस मिशन के नाम से जानते हैं। क्रिस मिशन 1942। क्रिस मिशन सेंट टू इंडिया इन 1942 एम टू सीक इंडियन कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वॉर टू। ये क्रिस मिशन इसलिए भेजा गया था ताकि इंडियन का कोऑपरेशन हो सके वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंतर्गत। सर स्टैफर्ड क्रिस प्रेजेंटेड प्रपोजल ऑफरिंग डोमिनियन स्टेटस एंड प्रोविजनल ऑटोनॉमी। अर्थात डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और साथ में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, प्रोविंशियल जो शासन होगा वो ऑटोनॉमी के आधार पर चलेगा। इंडियन लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी एंड नेहरू, मुस्लिम लीग वाज रिजेक्टेड दिस क्रिस मिशन। मुस्लिम लीग ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने और बाकी इंडियन लीडर्स ने इस क्रिस मिशन को रिजेक्ट कर दिया। द फेलियर ऑफ क्रिस मिशन कंट्रीब्यूट टू द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। और यही कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि क्रिस मिशन का फेल होना कंट्रीब्यूट करता है टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडिया 1940। अर्थात क्रिस मिशन भी कहीं ना कहीं रिजेक्ट देखा गया। इसके बाद में कैबिनेट मिशन की शुरुआत हुई 1946 और इसमें मेंशन कर दिया कि पावर ट्रांसफ़र की जाएगी ब्रिटेन से इंडिया के अंतर्गत। यानी कि पावर का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ब्रिटेन पार्लियामेंट टू इंडियंस। इस मिशन के अंदर 3 मेंबर्स थे, सर स्टैफर्ड क्रिस्प, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। ये जो मेंबर्स होंगे, यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो चुने जाएंगे प्रिंसिपल स्टेट से और इलेक्टेड बॉडी यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स चुने जाएंगे ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर से। अर्थात ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर इलेक्शन होगा और प्रिंसिपल स्टेट से नॉमिनेटेड होगा। ये जो सीट अलॉट की गई है ये पर पॉपुलेशन प्रपोर्शन के आधार पर होगा, यानी कि एक व्यक्ति चुना जाएगा 10 लाख लोगों के ऊपर। इसके बाद में देखा गया टोटल स्ट्रेंथ 389 हो गई। ब्रिटिश इंडिया गवर्नेंस प्रोविंस में से और चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस से टोटल मिला के 296 मेंबर चुने गए और 93 नॉमिनेटेड मेंबर्स आए प्रिंसली स्टेट से। ये नॉमिनेटेड थे। अब जो 296 मेंबर चुने गए थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से 208 कांग्रेस के द्वारा चुने गए थे और 973 जो मेंबर जीते थे वो मुस्लिम लीग से जीते थे और 15 जो थे वो इंडिपेंडेंट जीते थे।
अर्थात 296। लेकिन जो नॉमिनेटेड थे वो 93 थे प्रिंसली स्टेट से। कैबिनेट मिशन के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। लेकिन इसमें 211 ही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था। टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी, क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं। ये चुने गए हैं फ्रेंच प्रैक्टिस के द्वारा, अर्थात फ्रेंच में अगर किसी असेंबली में प्रेसिडेंट को चुनना होता है तो उस असेंबली के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को चुना जाता है। उसी के आधार पर टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है 11 दिसंबर 1946 को। ये परमानेंट और इलेक्टेड प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं और साथ ही 2 वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है, पहले HC मुखर्जी और दूसरे VT कृष्णमाचारी। आफ्टर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू मूव दिस हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन इन December 13, 1946 इन द असेंबली। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं 13 दिसंबर 1946 में असेंबली के अंतर्गत। इट कंटेन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फिलोसफी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंडामेंटल्स होंगे, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिफाइन कर रहा था। दिस रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22 ऑफ 1947। असेंबली के द्वारा ये 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है। देन आफ्टर प्रियम्बल इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और देखा गया कि जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है। द माउंटबेटन प्लान, द माउंटबेटन प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, एंड प्रेजेंटेड ऑन 3 जून 1947। 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है और इसके अंतर्गत इंडिया को डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट्स में, इंडिया एंड पाकिस्तान में। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ही माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करती हैं। एंड 4 जून 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल प्रेजेंट होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत और ये पास होता है 18 जून 1947 में। इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट टिल 15 अगस्त 1947, ये इस बिल के अंतर्गत लिख दिया गया था। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जाता है 22 जुलाई 1947 में और रेटिफाई किया जाता है इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के अंतर्गत इन मई 1949 को, और अडॉप्ट किया जाता है नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950 को। इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद जी एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्टेड कर दिया जाता है 24 जनवरी 1950 के अंतर्गत। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल सेशन हुए थे 11। टोटल समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। मेजर कमेटीज, यूनियन पावर कमेटीज, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, स्टेट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया के जो चेयरमैन थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो BR अम्बेडकर जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी थी जिसका सेटअप हुआ था 29 अगस्त 1947 को, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसमें BR अम्बेडकर एज अ चेयरमैन की तरह काम कर रहे थे, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, माफ़ कीजिएगा, N गोपालस्वामी, KM मुंशी,
मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र रिज़ाइन कर देते हैं ड्यू टू बैड हेल्थ की वजह से। उनका जो हेल्थ था वो ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वो इस ड्राफ्टिंग कमेटी से रिज़ाइन कर देते हैं और उनकी जगह पर एन माधव राव जी आते हैं। देन आफ्टर डी.पी. खेतान जी की डेथ हो जाती है 1948 में और उनको रिप्लेस करते हैं टी.टी. कृष्णमाचारी जी। इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर द ऑल 3 रीडिंग्स, 3 रीडिंग हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट की। इसके बाद में नवंबर 26 1949 को अडॉप्ट कर लिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और उस समय भारत के संविधान के अंदर एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम into force on November 26, 1949 itself। सिटीजनशिप के, इलेक्शन के, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल्स कंटेन लाइक आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 80, 88, 391, 92, 93 ये 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ गए। और मेजर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, जिसको कमिसमेंट डेट भी कहा जाता है, ये कमिसमेंट डे कहा जाता है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, इसीलिए इसको एक हिस्टोरिकल डे के नाम से रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू किया जाता है और इसी दिन पूर्ण स्वराज डे के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।